सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, लेकर आ गया मैं एक और नई वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ पाइथन सीरीज। सो गाइस, हमारा फाइल मॉड्यूल जो है वो लास्ट वीडियो में खत्म हो चुका था एज वी रिमेम्बर। एंड इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं पाइथन में ओओपी का कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आप कोई डिग्री परस्यू करते हैं, लेट्स से बीटेक, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर आप परस्यू करते हैं, सो आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग पूरा एक सेमेस्टर आपको डेडिकेट करना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, बट क्योंकि यूट्यूब पे इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए पाइथन में मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा जो एक्चुअली में यूजफुल है और मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो फिर ना ही सिर्फ आप डिग्री परस्यू करें, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आप ओओपी के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर पाएंगे जो एक प्रोफेशनल डिग्री लेने वाला इंसान कर पाता है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करें तो भी आप लोग को हेल्प ही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि व्हाट इज ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in IIIT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. ओके गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना स्पीच रेट कम कर लिया। और यहाँ पे मैं डालता हूँ ओओपी -1 -118 of 18. Items view list. This folder. Address for FD. C1 suggestion. C:\/win notepad. PROGRAM. 1 program Y. C:\/notepad. Notepad. No yes button. Program 1.py unmodified. Tab select. Restore unavailable. Program 1. System menu. Program. ओके गाइस, अब समझते हैं कि ओओपी होता क्या है। ठीक है, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ठीक है गाइस, मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी और शायद ट्रैवलिंग में लगता है सुखामा। ओके, एनीवेज, तो बात करते हैं हम अपने ओओपी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए गाइस, ऐसा है, आप देखिए हम वापस से अपनी बैक जो नॉलेज इसको ट्रेस करते हैं, देन इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल्स के बारे में। उस टाइम पे हम कुछ इस तरीके से कोडिंग करते हैं, जैसे x space equals space 1 और print left parent x right parent। ठीक है, x equals 1 print left parent x right parent। उस टाइम पे हम कुछ इस तरीके से कोडिंग करते थे। ठीक है, और हम इसमें इस टाइप के हमने इस अप्रोच के अंदर, ठीक है, इस टाइप के कोडिंग के अंदर, इस पैटर्न के अंदर हमने लिस्ट बनाना सीखा था, लिस्ट की स्लाइसिंग सीखी थी, डिक्शनरी सीखा था, टपल सीखा था, स्ट्रिंग सीखे थे, बहुत कुछ हमने सीखा था, राइट। अब ये जो पूरा जो टाइप है जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाई है, ये जो मैंने पूरा जो टाइप जो लिख के दिखाया, इसको गाइस हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब कहते हैं कोड लिखना। अपने लॉजिक को, अपने कोड को प्रिजर्व करने के वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, एंड उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है उसको बोलते हैं पीओपी, दैट मीन्स पॉप, दैट मीन्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, आप लाइन बाय लाइन एक इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, और जितने भी आपने लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, दोज ऑल विल एग्जीक्यूट इन दैट एग्जैक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट लाइन में x इक्वल्स टू 1 और नीचे लिखा है प्रिंट x है, तो फिर इसका मतलब ये है कि सबसे पहले x नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा विद द वैल्यू 1 एंड देन इट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो होगा यहाँ। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम। पर इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हमें यही सेम लॉजिक किसी और फाइल में यूज करना हो
तो हम नहीं यूज कर सकते, या इसी सेम लॉजिक को अगर हमें दोबारा एज इट इज कॉल करना है तो हमें पूरा लॉजिक वापस से लिखना पड़ेगा। हमारे पास कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं था कि इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सके। ठीक है, देन हमने सीखे फंक्शंस बनाना। X equals तो हम dash कुछ इस तरीके से फंक्शंस बनाते हैं, डेफ D E F def space माई M Y F U N C my fun left parent right parent कोलन, colon और यहाँ पे करके X x X space इक्वल्स equals टू space 1, 1 और यहाँ पे P R T print left parent X left parent left parent ठीक है। एंड वन मोर थिंग, भले एनवीडिया अनाउंस ना करे बट मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन क्रिएट करी है। ठीक है, तो def my fun left parent right parent colon और इसके लेफ्ट साइड में X equals 1 tab यहाँ पे, print left parent X right parent tab ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसी एग्जैक्ट सेम लॉजिक को अगर हमें कॉल करना है तो वी जस्ट राइट डाउन एनीवेयर M Y F U N C my fun left parent right parent दैट्स इट। my fun left parent right parent अब हमने इसका मतलब कि फंक्शंस बनाने सीख लिए थे, एंड इस अप्रोच को हम बोलते हैं FOP, फॉप, यानी कि फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने अब ये सीखा फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ये सीखा कि जो हम पीओपी के थ्रू जो हम इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते थे, अगर हमें उसको प्रिजर्व करना है किसी बॉक्स के अंदर, और जस्ट हम क्या कहते हैं उस बॉक्स का रेफरेंस बोलें और रेफरेंस कॉल करें और वो पूरा लॉजिक कॉल हो जाए, वो पूरे सीक्वेंस ऑफ कोड कॉल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सीखा। अब गाइस हम सीखने वाले हैं def my OOP, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका यूज क्या होता है देखिए, तो अभी तक हमने ये सीखा कि फंक्शंस के अंदर हम अपने सीक्वेंस ऑफ कोड्स को स्टोर कर सकते हैं, पर अगर हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस स्टोर करने हैं या मल्टीपल फंक्शंस स्टोर करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन हो, ठीक है, और उस फंक्शन को मैं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हो और उन फंक्शंस को मैं क्या कहते हैं कॉल कर सकूं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पीओपी के जो लॉजिक्स थे उनको हमने प्रिजर्व किया किसी फंक्शंस के अंदर, तो क्या फंक्शन से भी कोई बड़ा ब्लॉक हो सकता है जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को प्रिजर्व कर सके? इज इट पॉसिबल? ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसमें हम लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका हम तो इसका लॉजिक क्या है, इसका यूज केस क्या है, तो देखिए अब इसका लॉजिक ये है कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरी होती है उसकी क्लास। ठीक है, अब इसमें कैसे वर्क करती हैं चीजें देखिए, यहाँ पे आइडिया कुछ यूं है। हमारे पास पहले आता है एक क्लास। क्लास क्या करता है? क्लास हमें देता है एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट, मतलब क्लास के थ्रू हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना सकते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड टेम्पलेट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कभी भी अपने लैपटॉप में रैम चेंज करवानी है या हार्ड डिस्क चेंज करानी है, तो आप तुरंत जाते हो इंजीनियर के पास और जा करके वो चीज चेंज करवा लेते हो, तो आपका इंजीनियर जो भी आपका दुकान वाला है वो चेंज कर देता है। तो कैसे चेंज करता है? जस्ट थिंक, कैसे चेंज करता है? क्या आपका वो पूरा लैपटॉप रिबिल्ड करता है? नहीं। आपके लैप जो भी कंपनी होगी, जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड होगा, जिस भी कंपनी का वो सर्किट बोर्ड होगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने वहां पे सेक्शंस बना रखे हैं, काइंड ऑफ एक तरीके से टेम्पलेट बना रखे हैं, या हर एक चीज के लिए अलग से पोर्ट बना रखे हैं। बस उसी पोर्ट में उस पिन को कनेक्ट करके सेट कर देना है, और क्या कहते हैं रैम के लिए रैम का पोर्ट है, एसएसडी के लिए एसएसडी का पोर्ट है, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, इसको अगर और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूं, अब जैसे आपके लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट होंगे, जैसे यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, 3.5 mm का जैक का पोर्ट है जहाँ पे हम अपने ईयरफोन लगाते हैं, गोल गोल सा होता है ना, ऐसे चार्जिंग पोर्ट है, बहुत सारे टाइप सी का पोर्ट भी होगा, आज के मॉडर्न लैपटॉप्स में आते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कि आपको अपना लेट से लैपटॉप चार्ज करना है, आपको पेन ड्राइव लगानी है, तो क्या करते हो? पूरे लैपटॉप को खोलते हो, सर्किट कनेक्ट करते हो, सब करते हो, ऐसा करते हो? नहीं। क्या करते हो आप? आपके लैपटॉप में प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बना के दे रखे हैं। अब उसमें अगर आप सैनडिस्क की पेन ड्राइव लगाओगे तो सैनडिस्क का पेन ड्राइव वर्क करेगा, सोनी कंपनी का पेन ड्राइव लगाओगे सोनी कंपनी का पेन ड्राइव वर्क करेगा,
अपना चार्जिंग केबल लगाओगे तो वो वर्क करेगा। तो टेम्पलेट दे रखे हैं, आप उसमें जो भी डेटा, जो भी ऑब्जेक्ट आप फिट करोगे, वो टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। दैट्स द सिंपल लॉजिक वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ। तो प्रोग्रामिंग में भी हम कुछ ऐसा ही अचीव करना चाहते हैं कि हम अपने कोड के, अपने लॉजिक का कुछ बेसिक टेम्पलेट हम क्रिएट करके रखें, और फिर उन टेम्पलेट्स को जब आप डेटा दो तो वो अपने अकॉर्डिंग लॉजिक को एग्जीक्यूट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन सिस्टम बना रहा हूँ, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, अपना लॉजिक टेम्पलेट बना रखा है मैंने। अब मुझे बस उसका फंक्शन कॉल करना है, उसकी चीजें कॉल करनी है, उसको रिक्वायर्ड डेटा मुझे देना है, एंड मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली मेरे पाइथन स्क्रिप्ट के साथ या जो भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने लॉजिक को छोटे छोटे टेम्पलेट्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन उसके बाद हम जो चीजें हैं वो आगे फर्दर वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सिखाता हूँ एक बेसिक काम कैसे हो सकता है। Blank. तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, जिसका नाम होगा माई मैथ। ठीक है, अच्छा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज ये जो OOP जो हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल, इसके 3 या 4 पार्ट्स होंगे, तो उनमें हम कवर क्या क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। देखिए, OOP में हम मेन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, पहला है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, दूसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा है हमारे पास इनहेरिटेंस। तो इन सब चीजों को कवर करेंगे और धीरे धीरे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। आज हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देन उसके बाद बचे हुए 2 चीजों के लिए हम धीरे धीरे वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Blank. तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। C. C. ठीक है, सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा, तो क्लास बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड, C. L. A. S. S. Class space. फिर मैं यहाँ पे इस क्लास का नाम रखता हूँ। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे क्लास बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और डेफ कीवर्ड के बाद जैसे हम फंक्शन का नाम लिखते थे, तो क्लास लिखने के बाद हमें क्लास का नाम लिखना है। तो मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ माई मैथ। अब ये कन्वेंशन है कि जब भी क्लास नेम हम लिखते हैं तो हमेशा उसका जो स्टार्टिंग अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, क्योंकि फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा क्लास नेम है कौन सा फंक्शन नेम है। इसलिए क्लास नेम के लिए वी हैव कन्वेंशनली डिजाइन कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज जस्ट टू डिफाइन और शो कि ये जो आप लिख रहे हो जो नाम है ये क्लास है एक्चुअली। तो माई M. Y. मैथ है, M. A. T. H. माई मैथ करके मैंने एक क्लास बना ली और इसके My math. Left parent. Right parent. करके मैंने Colon. यहाँ पे कोलन कर दिया और यहाँ पे इंडेंटेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, Tab. Blank. तो अब जब तक ये इंडेंटेशन रहेगा मेरे क्लास का ब्लॉक चलेगा। ये तो अब तक पता ही है, अब ये सीख चुके हैं हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप फंक्शंस में। Class my math. Left parent. Right parent. Colon. ठीक है, Blank. ओके। अब चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक छोटा सा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ D. E. F. Def space. डू सम। ठीक है, D. O. S. U. M. डू सम। Do sum. Left parent. Right parent. ठीक है, अब देखिए डू सम लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर है, और मुझे पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। उस पैरामीटर का नाम है सेल्फ। ठीक है, S. E. L. F. ठीक है, सेल्फ। देखिए, Def do sum. Left parent. Self. Right parent. Blank. और यहाँ पे कोलन और यहाँ पे डबल इंडेंटेशन, पहला इंडेंटेशन क्लास, दूसरा इंडेंटेशन ठीक है Tab. Tab. इसके लिए Blank. फंक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जब क्लास के अंदर कोई हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते, वी कॉल इट एज मेथड। ठीक है, ओओपी में फंक्शंस को मेथड बोला जाता है। Blank. चलिए, तो हमने क्रिएट कर लिया एक मेथड। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब 2 नंबर्स एक्सेप्ट करेगा यूजर से, और उसके बाद जो है वो इसके अकॉर्डिंग चीजें वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, लेट्स से ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Def do sum. Left parent. Self. Right parent. Colon. Parent return. Colon. Right parent. F. Right parent.
यहाँ पे सेल्फ है ना, तो सेल्फ के बाद दो पैरामीटर और पास कर देता हूँ। लेट्स comma, space, करते हैं num1 num1, num1, comma, space, और num2, num2, def to sum left parent, self, num1, num2 right parent, और blank, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ print, print left parent, uh, quote, result, result, blank, blank, quote, comma, num1, num1 plus num2, num2। num2 right parent, print left parent, quote, result, quote, num1 plus num2 right parent, blank, तो इस तरीके से जो है गाइज हमने अभी तक बना लिया है अपना क्लास। अब मैं इसको रन करता हूँ सबसे पहले तो पाइथन Python space program 1 py एंटर करता हूँ। d:\outlook coding tutorials \. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। एज वी नो कि जब तक हम कोई भी चीज लिखेंगे और उसको जब तक हम प्रिंट या कॉल ना कराएं तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आता है। तो हमने अभी जो इवन जो प्रिंट कमांड भी जो हमने लिखी वो अपनी क्लास ब्लॉक के अंदर, फंक्शन ब्लॉक के अंदर लिखा है, तो इसीलिए जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे इट विल नॉट वर्क। अब अगर मैं डायरेक्टली अगर उस फंक्शन को कॉल करने जाऊं कि डू सम ऐसे करके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू सम left parent right parent 1 comma 2 और ऐसे सेव करके इसको रन करने जाऊं अगर d:\outlook coding tutorials \python \u-1 greater python program 1.py python trace back left parent most recent call last right parent file quote d:\outlook coding tutorials \python \u-1 program 1.py quote line 5 unless module greater do sum left parent 1 2 right parent 5 caret name error name do sum is not defined d:\out. तो यहाँ पे बोला कि नेम एरर डू सम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि इट डजंट नो द फंक्शन डू सम। do sum left parent 1 2 right parent क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता क्योंकि डू सम जो है वो ऑलरेडी एक टेम्पलेट के अंदर में है। ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। जो डू सम है ना वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये इट इज द पार्ट ऑफ एन टेम्पलेट। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टेम्पलेट सिंस इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो पाइथन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेम्पलेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा इनसाइड अ वेरिएबल। ठीक है, तो मैं अब क्या कहते हैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स से तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स से मैथ अंडरस्कोर operations operations space math line operations blank equals to space और वो वाला क्लास को मुझे कॉल करना पड़ेगा। अब क्लास को कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं उसका नाम लिख के लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट, वैसे क्लास का नाम लिख करके लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट हमें कॉल करना पड़ेगा। तो माय मैथ my math left parent right parent, ठीक है, इतना ही करना है। देखिए math line operations equals my math left parent right parent। तो क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, जो ऊपर क्लास बनाया था, जो टेम्पलेट बनाया था, ठीक है, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया किसी वेरिएबल के अंदर। और वो इंपोर्ट होता कैसे है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू आपको क्लास कॉल करना है, यानी कि क्लास नेम लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट। एज सुन एज वी कॉल दैट क्लास है, वो जो कंप्लीट जो टेम्पलेट है उसके अंदर के मेथड्स, वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स को ओपी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर। दिस मीन्स कि दिस वेरिएबल विल नाउ रेफर टू दैट टेम्पलेट। ठीक है, नाउ दिस वेरिएबल this variable is actually the reference pointer to that template to all the methods defined within that template। ठीक है, तो इस तरीके से math line operations equals my math left parent right parent blank। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे, अब अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा math underscore operations math line operations dot do sum do sum left parent right parent and now right parent it will work 1 comma 2 सेव करता हूँ math line operations dot do sum left parent 1 2 right parent। ठीक है, तो डॉट क्यों लगाया, जब भी हमें किसी क्लास के अंदर का, ठीक है, जब भी हमें किसी क्लास के अंदर का मेथड या प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है, सो वी ऑलवेज गो बाय डॉट सिंबल। ठीक है, math line operations dot do sum left parent 1 2 right parent सेव करता हूँ c d /e एंटर करता हूँ result 3 d /outlook coding। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट 3। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया math line operations dot do sum left parent 1 2 right parent। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं।
अब बात करते हैं कि सेल्फ ऑपरेटर हमने क्यों लगाया। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो ऊपर में जो मैंने कॉल किया था Math line operations M line operations equals space अंडरस्कोर 1 लिख देता हूं। blank math line M A T H line O P E R A T I O N S dot line 1 blank math line operations line 1 dot to sum left parent ठीक है, इस तरीके से अब मैं एक दूसरा यहाँ पे टेम्पलेट वापस से इंपोर्ट करता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में, दैट इज H math line P E R A T I O N S durations line selected duration selected O P E R A T I O N S operations line 2 space equals space M Y माय मैथ M Q P T A Q M M A T H math left parent right parent ठीक है, math line operations line 2 equals my math left parent right parent blank इस तरीके से। और फिर मैं कॉल करता हूँ A T H math line O P E R A T I O N operation line 2 dot 2 line N line S 2 dot blank डॉट डू सम। O S U M left parent undo 2 of 10 stop S O S blank U U S U M left parent 3 4 ऑफ 4 4 right parent math line operations line 2 dot do sum left parent 3 4 right parent सेव करता हूँ C और रन करता D हूँ। colon backslash up result colon 3 result colon 7 D colon back तो यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट हमें मिल चुके हैं। program 1 तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि class by math ये जो मैंने सेल्फ ऑपरेटर सेल्फ पैरामीटर जो हमने यूज किया था यहाँ पे, def to sum left parent self num1 num2 right parent colon तो num1 num2 के अलावा जो सेल्फ हमने यूज किया था दैट इज रिक्वायर्ड पैरामीटर, जो कि हमें फिल करना ही पड़ता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के जब भी किसी क्लास के अंदर का हम मेथड बनाते हैं। तो ये सेल्फ जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल है, ये इसीलिए वर्क करता है। def to sum left parent self left parent S E L F ठीक है, ऐसे करके सेल्फ। comma तो सेल्फ क्या करता है मैं बताता हूं कि सेल्फ का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम टेम्पलेट को दो अलग अलग वेरिएबल में इंपोर्ट करा। ठीक है, तो जो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं वो दो अलग अलग बन गए पॉइंटर फॉर द सेम टेम्पलेट। ठीक है, तो कौन से पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करा गया है, इस सेल्फ के अंदर ये होता है। वो जो मेमोरी एड्रेस वगैरह है, जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है, वो ये सेल्फ हैंडल करता है, सेल्फ पैरामीटर, है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बुलाता हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त, जैसे हमारे टेक्निकल डीएनए पे कई बार शुभम भाई भी वीडियो बनाते हैं, एक स्वयं भाई भी आते हैं, तो वो दोनों अगर आपको बुलाते हैं तो आप हमारे बीच में डिफरेंस कर लोगे ना कि अच्छा ये लक्ष्मण भाई की आवाज है, ये स्वयं भाई की आवाज है, और वो शुभम भाई की आवाज है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो मेमोरी क्रिएट हो रखी है हम सबकी वॉइस की। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि टेक्निकल डीएनए के ईमेल आईडी से आपके पास आता है मैसेज कि हेलो डियर, हाउ आर यू, ऐसे करके। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो जो मैसेज आया है, वो जो ईमेल आया है, वो किसके थ्रू आया है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे चैनल को 3 लोग मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी ईमेल आईडी भी तो तीनों के पास होगी, या उनका एक्सेस भी तो तीनों के पास होगा। आप समझे मेरी बात को? तो वहां पे आप हो जाओगे कंफ्यूजन कि वहां पे आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी सब लोग यूज कर रहे हैं। तो टू डिफरेंशिएट दिस, यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ पैरामीटर पाइथन प्रोवाइड करता है। ठीक है, print left parent quote result colon quote num1 plus num2 right parent इस तरीके से। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर आप लोग की सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है num1 plus num2, बट द बेस्ट अप्रोच टू कॉल एनी वेरिएबल इनसाइड अ क्लास फंक्शन, आपको लिखना चाहिए सेल्फ डॉट num1 कॉमा सेल्फ डॉट num2, मतलब सेल्फ डॉट पैरामीटर में tab E R I N T left quote R E S U L T quote comma N S E L F self dot U M 1 plus N S E L F self dot इस तरीके से blank print left parent quote result colon quote self dot num1 plus self dot num2 right parent सेव करता हूँ, नाउ कॉल करता हूँ colon backslash trace back left parent most recent call last blank attribute error colon my math object has no attribute num1 program ओके dot N dot N dot epsilon E selected S selected plus 1 M U N dot epsilon E selected S selected comma ओके N dot N dot U M 1 plus N U M 2 right parent blank print left parent quote result colon quote num1 plus num2 right parent। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सेल्फ वाला जो है आपको लगाना
नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ डॉट नम वन सेल्फ डॉट नम टू लिखो, यहाँ पे एरर आ गया। Depth to some left. बट क्या कहते हैं आपको, ये जो फंक्शन है, ये सेल्फ क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये इस पर्टिकुलर क्लास का है और इस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा गया है, ये इसके लिए डिफाइन करता है, ठीक है, इसके लिए वर्क करता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। Match line operations line 2 dot to some left. अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो मैंने अलग अलग वेरिएबल के अंदर में, ठीक है, जो मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया, सेम क्लास को कॉल किया, इससे अच्छा तो ये होता ना कि मैथ अंडरस्कोर डू ऑपरेशंस के अंदर ही मैं 2 बार सेम फंक्शन को कॉल करता और फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग पैरामीटर के साथ अगर उनको कॉल करता, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तो अलग अलग रिजल्ट मिलता, तो बात तो सेम ही हुई। तो मैंने क्या किया, तो मैंने तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किया, वैसे भी कर सकते हो बट रियल लाइफ में बहुत काम आता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अब इस मेरे लैपटॉप में एक यूएसबी पोर्ट है जहां पे पेन ड्राइव लगा सकता हूँ। अब एक मेरे पास पेन ड्राइव है, एक आपके पास पेन ड्राइव है, पर जब आप अपनी पेन ड्राइव लगाओगे तो आपका डेटा शो करेगा, जब मैं अपनी पेन ड्राइव लगाऊंगा तो मेरा डेटा शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा ही लॉजिक शो हो रहा है। पर अगर आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई और वहां पे कुछ भी अपने फाइल ऑपरेशंस करे, कट कॉपी पेस्ट करा और फिर मैं अपनी पेन ड्राइव लगाऊंगा, तो आपके पेन ड्राइव का जो डेटा है वो फिर मुझे देखने को नहीं मिलेगा और ना मेरे पेन ड्राइव का डेटा। क्यों? क्योंकि जब जब आपकी पेन ड्राइव लगी थी तो आप एक इंडिविजुअल यूजर थे, जब मेरी पेन ड्राइव लगी तो वो एक इंडिविजुअल कनेक्शन था, एक कनेक्टिविटी थी बिटवीन द लैपटॉप एंड द पेन ड्राइव। ये दोनों इंटरप्ट नहीं होंगे, इंटरसेप्ट नहीं होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग में अप्लाई करने के लिए हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें वर्क करती है। ओके, तो आई होप कि आपको अब बात समझ में आ रही होगी। और यही क्लास बनाना और क्लास बना करके ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके मेथड्स को कॉल करना, ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। Match line. और यहाँ पे किसी भी प्रकार का फंक्शन बना सकते हैं, जैसे आप फंक्शन बना सकते हैं, रिटर्न वगैरह का भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न करे, कुछ भी करे, सारा जो लॉजिक हुआ वैसे के वैसे ही लिख सकते हैं। बस क्लास के थ्रू आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि अलग अलग डेटा कॉल करके आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सेम क्लास के लिए आपने 2 अलग अलग वेरिएबल बनाए, लेकिन पहले वेरिएबल के साथ आपने जो भी छेड़छाड़ करी वो दूसरे वेरिएबल के साथ नहीं इफेक्ट करेंगी। आपको हर वेरिएबल में एक नया फ्रेश टेम्पलेट यूज करने को मिलेगा। तो इसकी सबसे खास बात है। इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है लाइब्रेरीज बनाने में। देखिए, अगर आपको कोई अपना कस्टम लाइब्रेरी या मॉडल बनाना है तो उसमें बहुत यूज होता है, पैकेज बनाने में होता है, और उससे भी ज्यादा यूज होता है जब कोई यूआई एप्लीकेशन बनाओगे या डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग करोगे। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही अपना यूआई डिजाइन करोगे। तो इन सब कामों के टाइम पे बहुत जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं क्लास के और उनके मॉडिफायर्स के बारे में, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक ये सब जो भी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।